नमस्कार। माइग्रेंट वर्कर्स की तस्वीरें हम करीब 1 महीने से ज़्यादा से देख रहे हैं। लोग जो किसी न किसी तरह अपने घर जाने की कोशिश में हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, खाना नहीं है, राज्य से गुजारिश कर रहे हैं, राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से किसी न किसी तरह हमें घर पहुंचाइए। और आज सुबह चौंकाने वाली तस्वीरें हम सबके सामने आई। कुछ माइग्रेंट वर्कर्स जो ट्रेन ट्रैक्स पे थे, शायद वहीं सो गए, शायद बहुत थके थे, और एक गुड्स ट्रेन आई, 14 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये जो तस्वीरें हम देखते चले आ रहे हैं, शायद केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये हमारे ही सह नागरिक हैं, हमारे ही देश के रहने वाले हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि देखिए इनके लिए जो भी हम कर सकते थे हम लोग कर रहे हैं, आप कोशिश भी कर रहे हैं, ट्रेन भेज रहे हैं, उनके लिए बसेस भेजी जा रही हैं, पर शायद पहले से हमको इनके बारे में सोचना चाहिए था। जिस दिन लॉकडाउन हुआ, शायद इनको स्क्रीन करके, क्वारंटाइन करके इनको घर तक पहुंचाया जा सकता था। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कई महीनों तक, शायद कई सालों तक हमें एक तरह से हमारे मन में चुभता रहेगा कि क्या हम कुछ और कर सकते थे। शायद हम किसी दूसरे तरीके से इस समस्या से निपट सकते थे। चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों की वापसी से जुड़ी एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मालगाड़ी ने पटरी पर सो रहे प्रवासी मजदूरों को रौंद डाला। हादसे में 16 मजदूरों की मौत हो गई। शुरुआती खबरों के मुताबिक ये मजदूर दिन भर पैदल चलने के बाद रात को पटरी पर ही सो गए थे। निजी कंपनी में काम करने वाले ये सभी मजदूर मध्य प्रदेश के शहडोल के रहने वाले थे। लॉकडाउन की वजह से कंपनी बंद थी और वे अपने घर वापस लौट रहे थे। हादसा औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन पर करमाट के पास हुआ। साउथ सेंट्रल रेलवे के पीआरओ के मुताबिक जिस मालगाड़ी से यह हादसा हुआ वो खाली थी। आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है। हादसे में घायल 5 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। औरंगाबाद में हुए रेल हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है और रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात कर हालात का जायजा लेने को कहा है। रेल मंत्री ने भी पूरे हादसे के जांच के आदेश दे दिए हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे में जान माल के नुकसान से बेहद दुखी हूँ। मैंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है और वो करीब से स्थिति पर नजर रख रहे हैं। आवश्यक हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने भी 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए हादसे को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया कि मालगाड़ी से कुचले जाने से मजदूर भाई बहनों की मौत से स्तब्ध हूं। हमें अपने राष्ट्र निर्माणकर्ताओं के साथ किए जा रहे व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। राहुल गांधी के अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख व्यक्त किया है। केजरीवाल ने लिखा है कि औरंगाबाद हादसा बहुत ज्यादा दुखद है। कोरोना और लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ रही है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक टेक्सटाइल मिल के बाहर मजदूरों के हंगामे ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान पुलिस और मजदूरों के बीच झड़प भी हुई, जिसके दौरान मजदूरों की तरफ से पुलिस पर पथराव किया गया और उसकी कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया। इसके बाद पुलिस ने भी बल का प्रयोग किया। इस हंगामे के कारण जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे जाम हो गया। बताया जा रहा है कि मजदूरों के गुस्से के 2 कारण हैं। एक तो उनको पूरा वेतन नहीं दिया गया है, दूसरा इनमें से अधिकतर प्रवासी हैं और अपने घर जाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें अदालत ने कहा था कि जिन मजदूरों की कोविड रिपोर्ट निगेटिव आए, सिर्फ उन्हें ही राज्य में आने की इजाजत दी जाए। आपको बता दें कि ओडिशा हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि केवल उन प्रवासियों को जिनकी कोविड रिपोर्ट निगेटिव है, राज्यों में आने की इजाजत दी जाए। हाई कोर्ट के इस आदेश से प्रवासी, खासकर मजदूरों का ओडिशा में इंटर कर पाना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद केंद्र ने
हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। केंद्र ने अपनी याचिका में कहा था कि हाई कोर्ट का आदेश बिना केंद्र की सुनवाई के पारित किया गया है। हाई कोर्ट हालात की नाजुक प्रकृति को समझने में विफल रहा और राज्यों द्वारा बनाई एसओपी को ध्यान में नहीं रखा गया। दलील को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को बंद करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी शराब की दुकानों को हरी झंडी दे दी है। पर शराब की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कहा है कि सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए वो शराब की होम डिलीवरी जैसी व्यवस्था पर भी विचार करें। दरअसल एक याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार की लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानों को खोलने की गाइडलाइन असंवैधानिक और शून्य है। इससे कोरोना का खतरा बढ़ेगा क्योंकि इन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग भी की गई कि वो सीधे संपर्क के जरिए शराब की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी करे। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाने को लेकर देश भर में शराब के शौकीनों की खूब आलोचना हो रही है, लेकिन दिल्ली के वसंत विहार के शौकीनों ने इसका एक नया रास्ता निकाल लिया है। इन लोगों ने अपना नंबर लगाने के लिए अपने चप्पल, जूते और हेलमेट रखकर अलग खड़े हो गए हैं। इससे सोशल डिस्टेंसिंग भी हो रही है, साथ ही वे धूप से भी बच रहे हैं। दिल्ली में शराब की दुकानें सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुल रही हैं। सीबीएसई की तरफ से 10वीं और 12वीं की पेंडिंग बची परीक्षाओं के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अब ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच करवाई जाएंगी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने खुद इस बारे में जानकारी दी। बताया जा रहा है कि इन परीक्षाओं का रिजल्ट अगस्त में जारी किया जाएगा। अब जो सीबीएसई बोर्ड के जो बचे हुए पेपर हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हैं चाहे इंटर के हैं, वो बचे हुए जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो 1 तारीख से और 15 जुलाई तक, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये पेपर आपके होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में सामने आ रहे कोरोना के नए मामलों में से 78% मामले सिर्फ 4 राज्यों से जुड़े हैं। ये 4 राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु। इन आंकड़ों में सबसे चिंताजनक हालत महाराष्ट्र और गुजरात की है, जहां देश के कुल नए मामलों में से 53% मरीज हैं। इनमें से भी 36% अकेले महाराष्ट्र से हैं। वहीं अगर बीमारी से होने वाली कुल मौतों की बात करें तो उसमें से भी 70% मौतें महाराष्ट्र और गुजरात में हुई हैं। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 56,342 हो चुके हैं और इस बीमारी के चलते अब तक 1886 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में हर बीतते दिन के साथ कोरोना खतरनाक होता जा रहा है। शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना से देश में 103 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3,390 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके साथ ही भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,342 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,886 हो गया है। हालांकि 16,540 लोग इस बीमारी को मात देने में कामयाब भी हुए हैं। भारत में अब कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 29.35% हो गया है। सबसे खराब स्थिति महाराष्ट्र की है, जहां अब 17,974 मरीज कोरोना संक्रमित हैं और 694 लोग इस महामारी से जिंदगी की जंग हार चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा मौतें गुजरात में हुई हैं। यहां कोरोना अब तक 425 लोगों की जान ले चुका है, जबकि संक्रमितों की संख्या 7,000 को पार कर चुकी है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके के कैट्स एम्बुलेंस सेवा 102 के 45 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 80 कर्मचारियों का टेस्ट हुआ था, जिनमें से 45 संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली में कैट्स एम्बुलेंस के जरिए ही मरीजों को अस्पतालों में पहुंचाया जाता है, लिहाजा अब खतरा उन मरीजों पर भी मंडरा रहा है जो कोरोना पीड़ित नहीं हैं या थे और जिन्हें इन एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। इसके अलावा इन कैट्स अफसरों का परिवार भी अब खतरे में है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,000 के करीब है। पिछले 24 घंटे में 448 नए मामले सामने आए हैं। परेशान करने वाली खबर यह है कि तमाम एहतियात के बावजूद संक्रमण का चक्र टूट नहीं रहा। लॉकडाउन की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने का काम शुरू हो चुका है। गुरुवार देर रात 181 यात्रियों के साथ पहली फ्लाइट अबू धाबी से कोची में लैंड हुई। उनमें से 5 लोगों को अलवा जिला अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद इन 5 लोगों में कोरोना के लक्षण मिले थे।
बता दें कि वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया 12 देशों में फंसे 1,93,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाएगा और भारत लौट रहे सभी यात्रियों की पूरी स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें एयरपोर्ट से बाहर भेजा जाएगा। वहीं अब राज्य सरकार उनके अनिवार्य 14 दिन के क्वारंटीन की व्यवस्था करेगी। लखनऊ नगर निगम की तरफ से बांटे गए सैनिटाइजर की शीशियों की खरीद में बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। खुद लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने घोटाले की जांच की मांग उठाई है। मेयर ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर 24 घंटे में मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। मेयर ने अपने पत्र के जरिए सैनिटाइजर खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के संकेत दिए हैं। उनके पत्र में कहा गया है कि 2 रुपए में आने वाली सैनिटाइजर की खाली बोतल 10 रुपए में खरीदा गया। महापौर संयुक्ता भाटिया ने कहा कि इस समय नगर निगम शहर वासियों की सुरक्षा एवं भोजन वितरण के काम में जुटा है। वहीं कुछ कर्मचारी महामारी के दौरान घपला करने के प्रयास में हैं। लखनऊ मेयर के इस लेटर बम से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। देश पर छाए कोरोना महामारी के संकट के बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सैन्य इंजीनियरिंग के 9,304 पदों को खत्म कर दिया है। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं के 9,304 पदों को खत्म करने की मंजूरी दे दी। ये लेफ्टिनेंट जनरल शिकातकर की अध्यक्षता में एक्सपर्ट की समिति की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसने सशस्त्र बलों के युद्धक क्षमता और असंतुलन रक्षा खर्च को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश की थी। इस फैसले का मकसद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस को एक प्रभावी कार्यबल के साथ एक प्रभावी संगठन बनाना है, जो एक कुशल और कम लागत में प्रभावी तरीके से उभरते परिदृश्य में जटिल मुद्दों को संभालने में सक्षम हो। पंजाब के आदमपुर की खाली खेत में भारतीय वायुसेना का एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है। हादसे में प्लेन का पायलट सुरक्षित है। फाइटर प्लेन ने जालंधर एयरबेस से उड़ान भरी थी और ये ट्रेनिंग मिशन पर था। इसी दौरान एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई और पायलट विमान को नियंत्रित नहीं कर पाया। हालांकि वक्त रहते वो खुद को प्लेन से बाहर निकालने में कामयाब रहा। खेत में फाइटर प्लेन के गिरने के बाद आग लग गई और इसके धुएं की लपटें दूर तक देखी जा सकती थी। हादसे के बाद इलाके में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई थी।